तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूं जो मुझे लग रहा है आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बेटा आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, आप डाइवर्टेड हैं। आप चाहते हैं मैं इससे भी पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। इस तरीके से बेटा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं बोल रहा हूं अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, अपना जेईई में रिजल्ट चाहते हैं, तो जैसा फैकल्टी आपको बता रहा है उसकी तरह चले। आप 10 कंटेंट की ओर जाओगे कंफ्यूज्ड। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूं, है ना। यहाँ पर जब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो ये जो क्लासेस चल रही है बिल्कुल एज अ ऑफलाइन क्लासेस की तरह चल रही है। कोई कंटेंट मिसिंग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जंप नहीं है। ध्यान रखिए, जो भी है हम पूरा कंटिन्यूअस वे में पढ़ रहे हैं सारी चीजें। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप 15 कंटेंट की तरफ जाओगे, कंफ्यूज होगे, कहीं का कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। आपको फोकस रखना है। नहीं रखोगे प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पर ये चीजें। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं रेगुलरली, लेकिन कुछ बच्चे वहीं पर चीजें बिल्कुल किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा अपने आपको आपका फोकस जो होना चाहिए वो पढ़ाई को लेकर होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली मेहनत करके नहीं दे रहे हैं। सिंपली एक आपको बस 1 घंटा एग्जाम देना, किसी तरीके से दे दिए काम खत्म, वो एक सिनेरियो चल रहा है आपके माइंड में। इसको भी सीरियसली, एग्जाम को भी। अभी मेन लेवल एग्जाम्स हो रहे हैं, आने वाले समय में आपके एडवांस के एग्जाम्स होंगे। अभी मेन लेवल में आप ऐसा परफॉर्म करेंगे तो एडवांस लेवल में जरूर, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप प्लीज पढ़ाई कीजिए और उसी के साथ जो भी आपको प्रॉपर होमवर्क दिया जा रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए और डाउट पूछिए। फैकल्टी से इंटरेक्शन बढ़ाइए। जब तक आप फैकल्टी से इंटरेक्शन बढ़ाएंगे नहीं, उसको अप्रोच नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को लेकर, तब तक आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी। ध्यान रखिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और मैक्सिमम आउटपुट दीजिए। फाइन। हाँ, सो इन लास्ट क्लास हमने क्या देखा बेटा, हमने ये समझ रहे थे सारी चीजें, एनालिसिस की थी कि 3D में किस प्रकार से कोई पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, वो सारी चीजें हमने समझी थी। फिर उसके बाद वेक्टर पे आए थे और वेक्टर से रिलेटेड हमने किस प्रकार की प्रॉब्लम टारगेट की थी। लास्ट प्रॉब्लम जो मैं की थी, मैंने बोला था किसी पॉइंट P को 2 डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यानी एक पॉइंट P को 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में λ/1 और μ/1 रेशियो में कट कर रहा है, उसी पॉइंट को 2 डिफरेंट सिस्टम के फॉर्म में लिख दिया। मतलब 2 डिफरेंट लाइन के रिस्पेक्ट में सेक्शन फार्मूला लगा दिया और वहां पे कंपेयर करके आपने लैम्डा और म्यू निकाला और उससे निकाला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ A एंड B। ये आप लास्ट क्लास में अप्रोच कर चुके थे, क्वेश्चन कर चुके थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिखेंगे। तो इस प्रकार का सिनेरियो आपके माइंड में होना चाहिए, किस प्रकार से हम एक ही पॉइंट को 2 डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। आपको वो दोनों पोजीशन वेक्टर सेम होंगे तो उन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। If A, B, C, D is a parallelogram and E is the midpoint of AB, show by vector method that DE trisect AC and is trisected by AC। ध्यान दीजिएगा क्या है प्रॉब्लम समझेंगे। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ABCD एक पैरेललोग्राम, इस प्रकार से एक ABCD पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, A B C D। E is the midpoint of AB। E यहाँ पर कहीं midpoint है इसका, तो E इसका midpoint है तो आपको ये इसके बराबर रहा होगा। अब आपको बताना क्या है, show by vector method that DE trisect AC। AC को अगर मैंने ज्वाइन किया तो जो DE है वो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ पर ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, F पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ट्राइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए AF/FC जो रेशियो दे रखा है वो 1/2। यहाँ पे ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे 1:2 रेशियो में कट कर रहा है। सेम फैशन में ये बोल रहा है एंड इज ट्राइसेक्टेड बाय AC। AC जो है वो DE को भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि DF/FE
इज इक्वल टू 2:1, ये भी रेशियो 2:1 है, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, वेक्टर मेथड से प्रूव करना है आपको, कैसे टाइप करेंगे प्रॉब्लम को समझिए। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वही काम वही हरकत करेंगे। देखिए समझिए क्या, ये मुझे रेशियो पता करना है, ये रेशियो पता करना है आपने मान लीजिए रेशियो λ/1 है, ये 1:λ मान लीजिए, थोड़ा इजी दिखेगा। क्यों इजी दिखेगा उसका रीजन बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब मैं इसमें सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा तो इस दिस इनटू दिस का पोजीशन वेक्टर प्लस दिस इनटू दिस का पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट को मान लेता हूँ नल वेक्टर, इसमें उनके नाम के अकॉर्डिंग बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। कितने लोग बोलते हैं यहाँ पर इसको सी मानने की गरज नहीं, ये पैरेललोग्राम है, इसको नल वेक्टर माना है आपने, जीरो वेक्टर है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन मान लिया इसका, मतलब ए पॉइंट क्या गया ओरिजिन, और यहाँ पर अगर ये बी है ये डी है, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बी प्लस डी होगा, पैरेललोग्राम लॉ से आप ये बोल सकते हैं। अब बात दो ही वेक्टर से पूरी कहानी सिमट गई है, दो ही वेक्टर से, आप जरूरी नहीं है इसको चार वर्टेक्स से चार डिफरेंट आप वेक्टर्स मान सकते थे, वहां पे लेंथीनेस बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है इस प्रॉब्लम की, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपने ये मान लिया ये 1:λ है, और ये इस रेशियो को मान लिया μ/1, ऐसा, यानी आपने ये बोल दिया AF/FC दैट इज नथिंग बट 1/λ, ये मान लिया आपने। AF/FC क्या मान लिया 1/λ, और DF/FE जो है आपने क्या मान लिया μ/1, ठीक है ना, ये दो चीजें मान ली है। तो अब यहाँ पर F पॉइंट को अगर हम देखें तो F पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए इस वाले फार्मूला को यूज करके। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला इस वाली लाइन पे लगाएंगे, इस लाइन सेगमेंट पे लगाएंगे, और इस लाइन सेगमेंट पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे F पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दो टर्म्स में मिल जाएगा। कैसे, बस देखिए E पॉइंट क्या होगा, E अगर मिड पॉइंट है तो हम देखेंगे 0 + b/2 दैट इज b/2, ठीक है। तो अब आप देखें इनका F पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ F हमने क्या यूज किया, देखिए हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट F, हमने यहाँ AC लाइन सेगमेंट में सेक्शन फार्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, F पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा 1 × b + d प्लस लैम्डा × नल, इसीलिए मैंने 1:λ माना, डिवाइडेड बाय 1 + लैम्डा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं अगर मैं, तो ये बन जाता है b + d / लैम्डा + 1, ये आ गया किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, F पॉइंट का। अगर मैं DE लाइन सेगमेंट को कंसीडर करूं तो यहाँ पे अगेन सेक्शन फार्मूला लगाया, तो अगेन DE पर सेक्शन फार्मूला लगाया F पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर F पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे μ × b/2 प्लस 1 × d डिवाइडेड बाय कितना आएगा μ + 1। तो यहाँ पे जो F पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया दैट विल बी, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर देते हैं। सिंपलीफाई कर दिया अगर हमने एलसीएम लेने तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स μ + 1, ठीक है ना, 2 टाइम्स μ + 1, और ये बन जाएगा μb प्लस ये 2 मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 टाइम्स d। ध्यान दीजिए यहाँ पर b और d के जो b और d जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, उनके क्या करने होंगे, आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होंगे। जो टर्म्स लिखी है स्केलर टर्म्स, उनको कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना, दोनों F पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट किया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए मैं बोल रहा हूँ b कितना है, b टाइम b कितना है 1/λ + 1, पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पॉइंट देख रहा हूँ, प्लस d कितना है 1/λ + 1, ये किसके बराबर इक्वेट करना है, ये लिखा हुआ है, इसको सेपरेट कर देते μ/2 टाइम्स μ + 1 टाइम्स b प्लस d के लिए 2d/2 टाइम्स μ + 1। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं एलसीएम भी नहीं लेता, डायरेक्ट सेपरेट करता तो डायरेक्ट भी दिखता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से लिखिए ताकि कंपैरिजन दिखे इजीली, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखें तो b का जो 1/λ + 1 है ये इसके बराबर है, और ये वाली टर्म इसके बराबर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप सेपरेट डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्ट भी देखते तो हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, सिंपली 1/λ + 1 किसके बराबर होगा, μ/2 टाइम्स μ + 1, और दूसरी बात करें तो 1/λ + 1 किसके बराबर होगा, 1/μ + 1, यानी यहाँ से दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1/λ + 1 की क्या 1/μ + 1 रख सकते हो, तो 1/μ + 1 इक्वल्स टू μ/2 टाइम्स μ + 1, तो μ + 1 -1 तो नहीं हो सकता, उससे कैंसिल किया तो μ का वैल्यू आ गया 2,
और म्यू का वैल्यू 2 हो गया तो लैम्डा का वैल्यू भी 2 होगा, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे अगर म्यू का वैल्यू 2 आया तो लैम्डा का वैल्यू भी कितना आएगा 2, ये बस आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा का वैल्यू 2 आया और म्यू का वैल्यू भी 2 आया, तो यही तो जस्टिफाई करना था कि जो रेशियो होगा वो 1:2 रेशियो होगा, ठीक है ना। यदि आप देखें तो यहाँ पे 2:1 या यहाँ पर 1:2, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है कौन, डीई इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है किसको, एसी, और एसी भी ट्राइसेक्ट कर रहा है किसको, डीई को, ठीक है ना। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की मूव करते हैं, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए द मीडियन AD of a triangle ABC is bisected at E. Bisected at E. आगे देखिए, and BE is produced, BE प्रोड्यूस किया गया to meet this side AC in F. Show that AF equals to 1/3 times AC and EF equals to 1/4 times BF. इसको अगर हम देखें प्रॉब्लम को तो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, सेम लॉजिक से करना है। मीन बाय मैं ये सब चीजें करता हूँ पॉज करके वीडियो को, और आप ये पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडी एक ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है, एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया आपने, इसका एडी क्या मीडियन, तो डी यहाँ पर रहा हो मीडियन है तो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा बात यहाँ पर आती है, एंड बाइसेक्टेड एट ई, द मीडियन एडी इज बाइसेक्टेड एट ई, एडी मीडियन जो है उसका मिड पॉइंट जो दे रखा है आपको, मिड पॉइंट है ये E, BE is produced, आपने B को आगे बढ़ाया and meet the AC side at F. ये पॉइंट कहीं F पे कट कर रहा है, ठीक है ना। So that AF equals to, AF जो है 1/3 टाइम AC है, मतलब AC का 1/3 जो है वो कौन है, यानी वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। बात वही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट कर रहा था ना, वही बात आ गई कि यहाँ पे अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि 1:2 रेशियो में कट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स AF बराबर कितना होगा 1/3 टाइम AC, यही चीज प्रूफ करनी है आपको। तो आप इसको टारगेट बनाना चाह रहे हैं तो आप मान लीजिए रेशियो जो होगा 1:2 लैम्डा होगा, ऑफ कोर्स लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो 1:2 रेशियो में डिवाइड हो गया, इसका मतलब AF कितना होगा बताइए, AC का 1/3 टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो बस बात ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने मान लिया ये रेशियो लेट, ये जो रेशियो है लेट मैं मान लेता हूँ AF upon FC is equals to 1/λ। लैम्डा टू भी 1 भी मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी ज्यादा, देखिए ठीक है। अब प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, एंड आपको ये भी प्रूफ करना है कि EF equals to 1/4 BF, EF equals to 1/4 टाइम्स BF, BF का 1/4 टाइम्स होगा, वो भी प्रूफ कर देंगे। यानी कि मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये जो रेशियो होगा कौन सा वाला, ये इसको मैं मान लेता हूं μ/1, यानी कि आपने मान लिया BE upon EF μ/1, तो म्यू का वैल्यू क्या रहा होगा, सो दैट ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये रेशियो जो होगा इस तरीके से आएगा, तो सपोज म्यू का वैल्यू 3 रहेगा तो 3:1 रेशियो में कट किया इसको, तो जो यहाँ पे यदि देखें तो BF का ये 1/4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू 3 आना चाहिए और लैम्डा का वैल्यू 2 आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो बात यहाँ पर आती है, अगेन मैं बोल रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, किसी भी एक वेक्टर को, किसी भी एक पॉइंट को कहाँ रख दीजिए, ओरिजिन पे रख दीजिए, उसको नल वेक्टर मान लीजिए। सपोज मैंने इस B पॉइंट को नल वेक्टर मान लिया, तो इनको नाम के अकॉर्डिंग नाम दे दिया, इसको स्मॉल a बोल दिया, इसको स्मॉल c बोल दिया, ठीक है ना। तो ये स्मॉल a है, ये स्मॉल c है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 0 + c/2 दैट इज c/2, ओके। अब अगेन यदि आप देखें तो यहाँ पे E पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिए इस लाइन सेगमेंट पे ये मिड पॉइंट है कि नहीं, यहाँ पर ये इसके बराबर था, E पॉइंट भी, ये AD का क्या है, मिड पॉइंट है ना। बाइसेक्टेड E पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसके बराबर है। तो E पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आप इजीली लिख सकते हैं, E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, this + this/2, यानी A + c/2 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इसको देखें अगर हम तो E कितना जाएगा, इसको सॉल्व कर दें अगर हम तो बन जाएगा 2A + c/4। वो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको निकल गया है,
ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि एफ का जो एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो दो टर्म्स में लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ दो टर्म्स में कैसे लिख देंगे, ध्यान दीजिए। एक तो इधर से लगा देते हैं लग, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो लैम्डा इंटू ए प्लस 1 इंटू सी। तो यहाँ पे बनेगा लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस 1 इंटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग एफ। एफ पता चल गया आपको। एफ को एक और टर्म्स में लिख दीजिए। एफ को यहां से भी लिख सकते हो आप। एफ को यहां से कैसे लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। एफ को जब यहां से लिख सकते हैं तो मैं बोल रहा हूं ई का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। ई का पोजीशन वेक्टर आ गया तो आप बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ई का पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो म्यू इनटू दिस प्लस 1 इनटू दिस आएगा, नहीं आएगा ये। तो यहां पर अगर हम देखें तो ई का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या बनेगा, देखिएगा, समझिएगा। हाँ, ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देख रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर म्यू इनटू एफ। एफ पोजीशन वेक्टर क्या है, एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये निकाले देखिए। तो इसमें हम ये बोल देंगे म्यू इनटू लैम्डा ए प्लस सी अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ गया, प्लस 1 इनटू नल वेक्टर, 1 इनटू नल। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 1:म्यू मानता तो थोड़ा इजी दिखता। क्यों मिलता, क्योंकि ये म्यू मानता, म्यू इसको नल से मल्टीप्लाई जाता तो इजी हो जाता, बाकी इससे आंसर आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इसको 1:म्यू मानता तो म्यू का वैल्यू जब नल से होता तो वो 0 हो जाता, कहीं की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती। ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया। ई पे इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें अगर हम, तो ये कितना बनता है, देखिए ए और सी के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो ये बन जाता है म्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ए प्लस सी का कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो बनेगा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। एक्चुअली यहाँ पर डिवाइड में म्यू प्लस 1 भी आएगा बेटा, वो मैं देखना भूल गया, स्किप हो गया माइंड से, ठीक है ना। तो आप नोट करेंगे जब आप उसको अपॉन में म्यू प्लस 1 भी लिखेंगे। अगर हम देखें तो 1/4 है और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आंसर जाएगा। देखिए किस तरीके से इक्वेट करेंगे, समझ लीजिए। तो इक्वेट कीजिए, यहाँ पे ए का जो कोएफिशिएंट है इससे कंपेयर करें तो लैम्डा म्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, और सी का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना जाएगा, 1/4। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए समझिए, ये म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1, म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज नथिंग बट लैम्डा जैसा चला गया तो 1/2 लैम्डा, है ना। और म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जो एक्सप्रेशन बन चुका होगा ये वैल्यू जो है यहाँ पर रख दीजिए सिक्वेट, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दी तो 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2, यानी 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इक्वल्स टू कितना आएगा, 1:2। ये 1:2 आ गया, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे AC के टर्म में लिखना है तो AC के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए सर, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो FC अपॉन AF कितना आएगा, FC अपॉन AF कितना आएगा, 2। आप कंपोनेंट लगा दीजिए, कंपोनेंट लगा देंगे तो FC प्लस AF एलसीएम में ले लिया अपॉन AF इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2 + 1 अपॉन 1। और अगर हम देखें तो FC प्लस AF दैट इज नथिंग बट AC, तो AC अपॉन AF इज इक्वल्स टू 3। और अगर हम देखें तो AF अपॉन AC अगर हम देखना चाहें, AF अपॉन AC इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/3। AC को इधर ले आए तो ये AF बन जाएगा 1/3 टाइम्स AC, बात ही खत्म। AF कितना आ गया, 1/3 टाइम्स AC, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। हुआ क्लियर ये तो आप लोगों को, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो रेशियो है B अपॉन ये EF है वो 1/4 टाइम्स BF होगा, है ना। वो भी अप्रोच कर लेंगे, देख लेंगे। वो आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है ना, इसको लिख लिया। तो अब अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मुझे अब किसका पोजीशन वेक्टर, E का पता है पोजीशन वेक्टर, E का पोजीशन वेक्टर ये है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये पता लिखिए, आपने यहाँ पे मिड पॉइंट से E का निकाल लिया, इसमें और लगा दीजिए। तो E का पोजीशन वेक्टर यहाँ से देखें तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या निकला था, ये है ना, और यहाँ से ये निकला था। दोनों को कंपेयर किया तो लैम्डा की वैल्यू निकली, लैम्डा की वैल्यू कितनी, 2। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में लिख दीजिए, इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप लैम्डा का वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ से गलत आंसर आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में जो म्यू प्लस 1 था वो लिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ से आंसर 3/4 आएगा, लेकिन आंसर 3 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो डिवाइड में जो 4 आ रहा है वो क्योंकि आपने म्यू प्लस 1 कंसीडर नहीं किया इसलिए आया, ठीक है ना। तो इसको आगे करेंगे,
फिर अब आगे हमें देखना है, देखिए हमें क्या देखना है आगे, हमें बताना, देखिए समझिएगा कि ये जो है आपको ई पॉइंट मिल गया, ई पॉइंट ये है आपका, आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, इसमें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई निकाल चुके थे, आप यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, या एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आया था, एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने रब कर दिया, ठीक है ना। एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो आया था वो बना था कितना, 1 into c एंड लैम्डा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस, ये बना था नहीं बना था, ये एफ पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर मिला था, लैम्डा इनटू ए प्लस सी अपॉन लैम्डा प्लस 1। अच्छा लैम्डा का वैल्यू 2 आ चुका है, लैम्डा का वैल्यू अगर 2 आ चुका था पुट लैम्डा इक्वल्स टू 2 वैल्यू रख दिया अगर मैंने, तो एफ पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 2a प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, एफ का पोजीशन वेक्टर मिल गया, बी का पोजीशन वेक्टर मिला, आपको ये वाली वैल्यू ई की वैल्यू निकालना है। ई की वैल्यू अगर हम देखें तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिएगा समझिएगा, आपने ये निकाल लिया 2a प्लस सी बाय 3, यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैं बोलूंगा म्यू इनटू दिस, म्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, हालांकि ये ऑलरेडी कर चुका था लेकिन रब कर दिया इसलिए मैं इसको अगेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज प्लस 1 इनटू नल वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, ये पॉइंट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई पॉइंट तो ये है हमारा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कंपेयर करने पर म्यू वैल्यू निकल जाएगी, म्यू वैल्यू कितनी आएगी देख लेंगे, कितना है देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना, ये तो 0 बन गया, यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा कितना 2 म्यू बाय 3 टाइम्स म्यू प्लस 1 इनटू ए प्लस म्यू सी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स म्यू प्लस 1। अगर हम देखें तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए, किसी भी एक को कंपेयर कर लीजिए, यदि आप देखें तो ये 1/2 वैल्यू है, ये कितना 1/2 के बराबर कर देंगे इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 म्यू अपॉन 3 टाइम्स म्यू प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से कंपेयर करिए का कोफिशिएंट अगर हम देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो 1/2 है, ठीक है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, म्यू का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं, कितना आएगा देख लीजिए समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 कितना आ गया आपका 3/4, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 कितना आ गया 3/4, तो दिख रहा है म्यू वैल्यू 1, म्यू वैल्यू कितनी रहेगी 3, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कर दीजिए, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, तो म्यू का वैल्यू 3, म्यू का वैल्यू 3 क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखिए ये 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ म्यू की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि BE अपॉन EF जो है वो 3/1 है, BE अपॉन EF कितना 3/1, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड 1 ऐड कर दे तो BE प्लस EF दैट इज BF हो जाएगा अपॉन EF, और यहाँ पर ऐड कर दे 4/1 हो जाएगा, कंपोनेंट लगाया ध्यान दीजिए, कंपोनेंट यहाँ पे समझ में आता है कि EF इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स BF, यही तो प्रूफ करना था आपको, हेंस ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को ऐसे टारगेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए मैं एक और बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग वेक्टर 3D के लिए एक बहुत अच्छी बुक है सिंगेज, इसको फॉलो कीजिए, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कीजिए, एंड फॉर वेक्टर एंड 3D इसके लिए एक छोटी सी पतली सी बुक आएगी, बिल्कुल कम होगी उसकी, है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेक्टर एंड 3D वो एक पर्टिकुलरली उसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर 3D कंटेन करेगा वो, और एक स्पेशल बुक है, ठीक है ना, तो वो आप परचेज कर लीजिए और आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना, वो काफी कॉन्फिडेंस देगी आपको जब आपसे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए आने वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है भाई, ये थ्रू आउट द वेक्टर चैप्टर एंड 3D हर जगह यूज होंगी, एक दूसरे से कन्वर्जन करने के लिए, वेक्टर को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, 3D को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, ये लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन के बिना अधूरी है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज क्या होता है इसके आगे समझाऊंगा मैं, कोसाइन समझते हैं वो क्या है। देखिए तो देखिए समझिएगा, ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्टीशन सिस्टम, ऑफ कोर्स ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, मैं एक डायरेक्टेड लाइन लेता हूं फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कोई एक डायरेक्टेड लाइन ली, ओरिजिन वो है डायरेक्टेड लाइन, मतलब उसकी साइड फिक्स है भी, ये डायरेक्टेड लाइन ली है यहाँ पे, ये पॉइंट A, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टेड लाइन ली जो आपने O से लेकर A तक, ठीक है ना, ये O से लेकर A तक की एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया,
ठीक है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मींस डायरेक्शन उसकी फिक्स है, वही डायरेक्शन निकालना होता है। तो देखिए 3D में किस प्रकार से डायरेक्शन निकालते हैं वो चीज समझते हैं। 2D में किसी भी लाइन का हम डायरेक्शन देखते हैं दैट इज बाय स्लोप। किसी भी लाइन का 2D में हमने देखा था जब आपने 11वीं क्लास में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम 2D में पढ़ा था, कोई भी लाइन का स्लोप देखते थे तो उससे डायरेक्शन पता चल जाती थी कि वो लाइन किस डायरेक्शन में पता चलती थी, नहीं चलती थी। सेम फैशन में 3 डायमेंशन में हम किस प्रकार से किसी लाइन सेगमेंट का या किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन पता करना है वो चीज बताती है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंट O को इस तरीके से जोड़ दिया OA, है ना। अब OA का डायरेक्शन क्या होगा कैसे पता चलेगा, तो इसका डायरेक्शन कैन बी एनालाइज। ये OA जो लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है, वो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। सपोज ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान दीजिएगा 3 डायमेंशनल एनालिसिस जरूरी है। 3 डायमेंशनल एनालिसिस इस टाइप की प्रॉब्लम में जरूरी है। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, इस तरीके का, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे बोलूं तो ये एक्स एक्सिस, ये आपकी तरफ वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये OA ये है, OA क्या है, ये है OA वेक्टर, ये है। तो ये OA जो है, ध्यान दीजिए ये OA है, समझ में आ रहा है। ये OA जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये जो एंगल है वो अल्फा है पॉजिटिव। ये OA जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बीटा बना रहा है और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये एंगल गामा बना रहा है। तो ये जो एंगल है वो अल्फा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये एंगल इसका बीटा है और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल गामा है। 3 डायमेंशनल है, 2D में नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो देखिए ये पॉइंट जो है, ये OA जो रे थी, डायरेक्टेड रे थी, जो डायरेक्टेड रे इस तरीके से बना देते हैं। तो जो OA डायरेक्टेड रे थी वो जो थी वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, देखिए डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए समझिए। डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं लेट अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल सबटेंड बाय डायरेक्टेड रे। डायरेक्टेड रे OA, जो डायरेक्टेड रे हो गया OA, डायरेक्टेड रे या डायरेक्टेड लाइन भी बोल सकते हैं। डायरेक्टेड लाइन मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल सबटेंड बाय डायरेक्टेड रे विद पॉजिटिव x, y एंड z एक्सिस। एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। पॉजिटिव y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। और ये OA जो है पॉजिटिव z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। तो मैं बोल रहा हूं एक्सिस देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा का जो सेट है इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन डायरेक्टेड लाइन। जो गिवन डायरेक्टेड लाइन है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो किस तरीके से गिवन होंगे, डायरेक्टेड लाइन। तो डायरेक्टेड लाइन दी गई थी, उसके डायरेक्शन कोसाइंस इज गिवन बाय cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों अगर हम देखें तो इस ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिए। और इसका मतलब ये डिफरेंस है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। इन जनरल cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ध्यान दीजिए वैल्यूज हैं, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट LMN, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है LMNN, इस तरीके से इस ऑर्डर में लिखें कि यहाँ पे LMN वैल्यूज है। L क्या है, cos अल्फा, M क्या है, cos बीटा और N क्या है, cos गामा। ध्यान दीजिएगा ये इन जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से। तो किसी भी लाइन सेगमेंट या डायरेक्टेड लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा दैट इज गिवन बाय LMN, या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन के लिए क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये क्या है, देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पर डायरेक्टेड लाइन के लिए क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अब यहां पर एक काम करते हैं, देखिए समझिए, इसमें एक रिलेशन प्रूफ करना चाहता हूं। वो रिलेशन क्या है, देखिए समझिएगा। मैं बोलता हूं L² प्लस M² प्लस N² जो होता है हमेशा वो 1 होता है। ये दूसरे शब्दों में बोले तो cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा हमेशा जो होगा वो 1 होगा।
यानी कि जो भी डायरेक्टर लाइन सेगमेंट है, देखिए डायरेक्टर लाइन सेगमेंट या डायरेक्टर लाइन, जो भी डायरेक्टर लाइन है ध्यान दीजिएगा, वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बीटा और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा का जो समेशन वैल्यू होगा वो 1 होगा, या दूसरे शब्दों में बोलना चाहिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहा है, यानी कि इस जो मार्कर की डायरेक्शन है, ये जो मार्कर है मेरा OA जो मार्कर है उसका डायरेक्शन किस प्रकार से दिखा जाता है, LMN से लिखा जाता है, और वो डायरेक्शन यूनिक होगी। ध्यान देखिएगा, वो डायरेक्शन क्या होगी, यूनिक होगी, समझेंगे और आगे, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं ये समझू कि OA का प्रोजेक्शन लेता हूं मैं, OA यदि मैंने मान लिया A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y, z है, तो OA जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये OA लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए। OA जो का जो लेंथ होगा, यदि इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, तो यहाँ पे देख दीजिए OA का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज x, y, z, या OA को ही मैंने स्मॉल a बोल दिया, तो स्मॉल a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये बनेगा, स्मॉल a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आएगा, इसी को मैंने a वेक्टर बोल दिया था, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे आती है रिलेशन किस तरीके से प्रूफ किया जाए। ध्यान दीजिए, OA जो पॉइंट लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टर लाइन सेगमेंट OA है, OA का प्रोजेक्शन क्या आएगा, x एक्सिस पे, तो कितने लोग बोलते हैं OA का जो प्रोजेक्शन आएगा x एक्सिस पर वो x वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, x वैल्यू, मार्कर से लिखते हैं ये, तो ये x एक्सिस पर OA का जो प्रोजेक्शन होगा, x एक्सिस पर OA का, यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा x वैल्यू, वही तो इस पे प्रोजेक्ट होगा, नहीं होगा, y वैल्यू इस पे प्रोजेक्ट होगी और z वैल्यू जो होगी इस पे प्रोजेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने x, y, z माना है p पॉइंट के, तो इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपके फ्रेम में देखें तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देख रहा हूं x, y, z है, तो इस पर x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो वैल्यू x आएगी, यानी इसका प्रोजेक्शन x वैल्यू आएगा। या मैं बोल रहा हूं यहां पर ये वैल्यू क्या आएगी, इस पर प्रोजेक्ट किया तो x, 0, 0, इस वेक्टर को आपने इस पे प्रोजेक्ट किया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0, y, 0, और आपने z एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया इस पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, 0, z। इस तरीके से आपने OA को अगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया तो यहां पर इस तरीके से, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि OA जो है उसको मैं प्रोजेक्ट किया x एक्सिस पर तो आना x वैल्यू आएगी, y एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया तो y वैल्यू आएगी, और z एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया तो z वैल्यू आएगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स अपने x, y, z मान चुके हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं यूनिट वेक्टर की तरफ मूव कर रहा हूं। यूनिट वेक्टर अगर मैं मूव करना चाहूं तो OA का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, OA का यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OA कैप कितना आएगा, ध्यान दीजिए, वेक्टर OA डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OA, या मैं बोलना चाहिए वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। अगर आपने इसको वेक्टर A बोल दिया तो ध्यान दीजिए वेक्टर A क्या होगा, वेक्टर A अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये x, y, z ऐसे कोऑर्डिनेट्स तो बन जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट, अभी देखा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो मैं कहानी लिख चुका हूँ, समझ चुके। सो अब इनका प्रोजेक्शन लेते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन अगर मैंने देखा था x एक्सिस पे तो मैंने बताया था OA का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे x वैल्यू देता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस से प्रोजेक्ट किया तो भी आपने बताया था OA का जो प्रोजेक्शन आ रहा था x एक्सिस पे x वैल्यू आ रही थी, लेकिन OA के टर्म्स में अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो इट विल बी इक्वल्स टू OA को अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की तरह लूं तो OA मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा, ऐसे तो होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, OA cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू x वैल्यू। अगर हम देखें तो प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन y एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्ट करें दैट इज OA, मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे इसको, मैग्नीट्यूड वाइज ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, OA का मैग्नीट्यूड इनटू cos बीटा एंड दैट इज नथिंग बट y वैल्यू। एंड अगर हम देखें प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर ऑन z एक्सिस दैट इक्वल्स टू OA का मैग्नीट्यूड इनटू cos गामा एंड दैट इज नथिंग बट z। अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर देते तो क्या मिलता है, देखिए समझिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे तो ये बन जाएगा OA स्क्वायर और ऐड कर दिया, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो यहाँ पर OA स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा
एंड द होल थिंग इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर आप बात करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज नथिंग बट OA का स्क्वायर। तो यहाँ से समझ में आता है कि OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू ये कितना है OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इससे कैंसिल तो विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते थे कि OA वेक्टर के अराउंड एक यूनिट वेक्टर निकालते और यूनिट वेक्टर का जब आप प्रोजेक्शन निकालते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे तो वो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ही आता। क्यों? यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ही आता, क्योंकि वन टाइम cos अल्फा वन टाइम cos बीटा वन टाइम cos गामा वही देगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। और अगर हम उनको ऐड करके देखेंगे तो ये रिजल्ट दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई वेक्टर का। ये बहुत ज्यादा, और वेक्टर 3D चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। वेक्टर और 3D चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर प्रोटोकॉल से समझते हुए चले तो बिल्कुल लड्डू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज समझ में आई कि किसी भी डायरेक्टेड लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो l m n है, तो l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का जो समेशन आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा की साइमल्टेनियस वैल्यू, तीनों को साथ में लेना और उसी ऑर्डर में लिखते हैं जनरली कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा। cos अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से बनाया गया एंगल का cos वैल्यू, और cos बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव एक्सिस से बनाया, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल है उसका cos वैल्यू, और cos गामा जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज गामा मतलब क्या है, पॉजिटिव z एक्सिस के साथ जो आपकी डायरेक्टेड लाइन है उसने एंगल बनाया। ध्यान दीजिए, अब ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टेड लाइन जो है वो हमेशा ओरिजिन से जुड़ी हो, वो डायरेक्टेड लाइन कहीं भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, वो डायरेक्टेड लाइन कहीं भी हो सकती है। उस चीज को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमेशा ओरिजिन से जुड़ी है। अगर वो डायरेक्टेड लाइन ऐसी है, ध्यान दीजिएगा, वो डायरेक्टेड लाइन ऐसी है तो उसको उठा के इधर खींच के ले आइए, उसका डायरेक्शन अभी भी सेम है ना, तो यहां से ये cos अल्फा हो जाएगा, ये cos बीटा हो जाएगा, ये cos गामा हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये डायरेक्टेड लाइन कहीं भी हो, ये डायरेक्टेड लाइन कहीं भी हो, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टेड लाइन कहीं भी हो, इसको उठा के आप ओरिजिन पे ले आइए। ना भी लाओ तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यदि आप यहाँ पे सपोज ये यहाँ पर है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, हम बोलेंगे ये वाला एंगल, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ ये वाला, पॉजिटिव z एक्सिस के साथ ये वाला। तो कोई भी पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ, उनकी वैल्यूज को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज बहुत क्लियर होगी, ध्यान दीजिए आपको। देखिए cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइन आ गया। यहाँ पे एक टर्म आती है डायरेक्शन रेशियो। देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो चीज समझते हैं। डायरेक्शन रेशियो इन शॉर्ट डीआर भी बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो को क्या बोलते हैं डीआर, और डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलूंगा डीसी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स डायरेक्शन कोसाइन। उसके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होंगे। किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर, या किसी लाइन का लाइन सेगमेंट बोल दीजिए, लाइन बोल दीजिए, रे बोल दीजिए, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके डायरेक्शन जो कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो मैं बोलता हूं A is proportional to L, B is proportional to M and C proportional to N। ये हमेशा प्रोपोर्शनल रखेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि A equals to some K times L, B equals to some K times N, या C equals to K times N। दूसरे शब्दों में अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि L can be equals to some, देखिए यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन K belongs to any real number except 0। कोई भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ABC जो होंगे उसके प्रोपोर्शनल जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम एक डायरेक्शन रेशियो बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे हम डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएंगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि इसका यूज क्या है, ये डायरेक्शन किस प्रकार से हम यूनिट डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो देख मैं थोड़ा सा 3D में बताना चाहूंगा।
जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिक वैल्यू। किसकी यूनिक वैल्यू? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की। ध्यान दीजिए कोई भी दो डिफरेंट डायरेक्शन लीजिए आपने, कोई भी दो डिफरेंट डायरेक्शन के सारी वैल्यू सेम नहीं होगी, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दोनों सेम, यदि सेम डायरेक्शन नहीं है, वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है, तो उनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो दोनों डिफरेंट टाइप के। ध्यान दीजिए समझिएगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा यदि इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन पी क्यू आर है, इस लाइन सेगमेंट का, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन अगर पी क्यू आर है, तो जस्ट इसके एंटी कर दिया मैंने डायरेक्शन, जस्ट एंटी डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? उस टाइम पे उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। रीजन उसका ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये देखते हैं तो इस पे यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है, ये जो एंगल जो भी बन रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली, जरूरी नहीं है फर्स्ट ऑक्टेंट में ही हो, कहीं भी हो सकती है लाइन, कहीं भी लाइन सेगमेंट हो सकती है, कहीं भी डायरेक्टेड लाइन हो सकती है। ध्यान दीजिए ये कहीं भी हो सकती है, बस देखना यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, तो वही बात है। और डायरेक्शन रेशियो को अगर हम देखें तो कोई भी इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसका क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिएगा जैसे मैं एग्जांपल से देखूं बताता हूं आप लोगों को कि देखिए मैं बोल रहा हूं कि यदि 3 4 5 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी ने बोला इस डायरेक्शन रेशियो में क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, तो इस डायरेक्शन रेशियो में जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं बोलता हूं 3 इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपको करना क्या होगा? इसको चेंज करना होगा। किस प्रकार से चेंज करना होता है वो भी बता देता हूं, देखिए समझिए, ध्यान दीजिए मैं बता देता हूं इसको। यहां पर आपको ये पता चला इन तीनों के स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो पता चल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके बराबर है बताइए? k स्क्वायर टाइम्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बना नहीं बना? यहां से अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है इससे यहां पे ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अभी देखा था 1 वैल्यू होता है, यानी कि ये समझ में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का जो रूट होगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूट्स हो सकते हैं, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बनी नहीं बनी? अच्छा आगे समझते हैं। यहां पर l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी a बाई k, यानी a बाई k का वैल्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस साइन। m की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस साइन b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एंड फर्दर n का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां से कोई भी डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको दे रखा है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए या तो तीनों वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या तीनों वैल्यू नेगेटिव लेंगे। यदि तीनों वैल्यू पॉजिटिव रखने पर कोई डायरेक्शन ये वाली मिली आपको, तो तीनों वैल्यू नेगेटिव लेने पर डायरेक्शन कौन सी मिलेगी? जस्ट एंटी डायरेक्शन। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो एल एम एन जो आएगा वो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं यदि किसी भी लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियो पता करें। और डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता है तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है तो डायरेक्शन रेशियो तो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए डायरेक्शन कोसाइन में, आपको डायरेक्शन रेशियो ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन रेशियो कुछ भी नहीं है, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्शन कोसाइन का। ये दूसरे शब्दों में समझूं तो देखिए बताइएगा, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जैसे देखिए समझिएगा ये OA है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। जैसे मैंने बताया ये OA डायरेक्टेड लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन OA का डायरेक्शन या OA का जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से गिवन होगा? सपोज OA वेक्टर जो है वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ध्यान दीजिएगा ये OA जो है OA, मैं आप इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि टाइम कम पूरा होने जा रहा है, इसलिए इस चीज को समझिएगा, बाद में इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इस पे। तो यदि मैं बोल रहा हूं ये OA वेक्टर जो है वो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है, तो इस चीज को यहां पे ऐसे समझिए इसी डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अंदर। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो xyz है। इस OA का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो क्या है? इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? xyz। अच्छा यहां पे अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन जब निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यानी x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कॉमा y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड कॉमा z अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दैट इज नथिंग बट दीज आर दी
डायरेक्शन कोसाइन, डी डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द डायरेक्टेड रे ओए। ध्यान दीजिए, अगर ये डायरेक्टेड रे नहीं होती, ये एक लाइन होती, तो लाइन बाई डायरेक्शनल होती भाई। लाइन ओए यदि मैं बोल रहा हूँ कोई लाइन ओए है, तो लाइन है तो मतलब इधर भी है और इधर भी है, तो उसमें आप फिर उस टाइम पे इसमें माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ बताना मेरा पर्पस यहाँ पर ये है कि लाइन जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इसलिए अगर नेगेटिव को मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया तो अगर ये वन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन है तो उसका नेगेटिव वर्जन भी एक डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी नहीं होता, अगर हम समझे तो एक यूनिट वेक्टर लेंथ देता है। वो क्या देता है? यूनिट वेक्टर देता है, डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन में चली जाइए, इस डायरेक्शन में चली जाइए, ठीक है ना। तो डायरेक्टेड रे और लाइन दोनों के केस में हम बात करें तो डायरेक्टेड रे में जो डायरेक्शन कोसाइन आ रहा था वो यूनिक आ रहा था, लेकिन यदि लाइन की बात करें तो लाइन में दो डायरेक्शन आ रही थी, जस्ट उसके नेगेटिव वर्जन भी आ रहा था, ठीक है ना। तो आप दोनों लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रॉब्लम में उसका आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना बात। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टेड लाइन को ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, सो अब यहाँ पर जो बात आती है, इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को समझा, इन पर एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। किस बहुत अच्छी चीज है ये, आप समझोगे ना तो बहुत इजी बनेगा कि भाई डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन के अलावा कोई वेक्टर जा रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करते हैं। और मैं बताता हूँ किस प्रकार से 3D को आप वेक्टर से लिंक करते हैं कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि इसी को मैंने बोल दिया ये L है, ये वैल्यू M है और ये वैल्यू N है, तो Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप is nothing but a vector. Which vector? Unit vector which is parallel to given OA. OA जो वेक्टर है इसके पैरेलल जो है वो वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर इस लेंथ का होगा, Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। और इसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमेशा OA के पैरेलल होगा, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो सकता है, आप उसके से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा, यानी कहने का मतलब मेरा डायरेक्शन कोसाइन भी अपने आप में एक डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान दीजिए। डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के किसी भी लेखे का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, किसी लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, किसमें? डायरेक्शन कोसाइन में, आपको एक डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड प्रॉब्लम इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में क्या लिंक है और किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेवेंट थिंग है ये। और बहुत इजी है, आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, ये सभी चीजें बहुत इजी लगेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का, तो इसको अच्छे से समझ के चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका एक ओवरव्यू लेते हुए इसको आगे स्टार्ट करेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू वेरी मच।